बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। हुकूमत चलाने के अखराजात में इजाफ़ा हो गया। यानी जो पाकिस्तान की हुकूमत चलती थी इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में, उस वक्त जो हुकूमत चलाने के अखराजात थे वो 547 अरब रुपए थे, और अब इस वक्त वो अखराजात बढ़ के 892 अरब रुपए हो गए। लगभग 900 अरब रुपए के करीब अखराजात बढ़ चुके हैं। अब ये लोग तो आए थे हुकूमत में ये कहते हुए कि हम हुकूमती अखराजात कम करेंगे, हम अपने खर्चे कम करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई को कम करेंगे, हालात को बेहतर करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को नौकरियों से फारिग कर दिया, प्राइवेट कंपनी से भी लोग निकाले जा रहे हैं। सरकार ने कई महकमों से लोगों को निकाला है। हाउसिंग के महकमे से लोगों को, बेशुमार लोगों को फारिग किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे थे, उनको भी नौकरियों से फारिग किया गया। कुछ महकमे बंद कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ से लोगों को नौकरियों से फारिग करना था ताकि अखराजात कम किए जाएं। उसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में फारिग किया गया। लेकिन इसके बावजूद बजाय इसके कि हुकूमती अखराजात कम होते, यानी ये कर ये रहे हैं कि आम आदमी को फारिग कर रहे हैं, उसको बेरोज़गार कर रहे हैं, उसके लिए हालात को मुश्किल बना रहे हैं, और अपने अखराजात अल्ले तलल्ले अपने बढ़ाते जा रहे हैं। अपना ख़र्चा जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ तक बढ़ा दिया कि 547 अरब से बढ़ के 892 यानी लगभग 900 अरब रुपए के करीब जो हुकूमत चलाने का ख़र्चा है वो हो चुका है। और ये सब कुछ वो हुकूमत कर रही है जो अवामी दर्द अपने दिल में लेकर मुबैना तौर पे आई थी, जिनका ये दावा था कि हम सारा कुछ आने के बाद ठीक कर देंगे। अभी मज़ीद 24 इदारे वहाँ पे भी ये तबाही फेरेंगे और उनकी निजीकारी का फ़ैसला किया गया है। इनमें जो है वो रूजवेल्ट होटल है। ये अमेरिका के अंदर पाकिस्तान एयरलाइंस की एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे कुछ बड़े तगड़े माफियाज लगे हुए हैं जो पाकिस्तानी सरकार के साथ बड़े इन कॉन्टैक्ट हैं, और इसमें कुछ लोगों के फ्रंटमैन भी शामिल हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये महंगी तरीन PIA की जो प्रॉपर्टी है अमेरिका में प्राइम लोकेशन के ऊपर, वो इसे हासिल कर लें और फिर इसे कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करके इससे अरबों डॉलर्स कमाएं। अब उनके दिमाग में तो ये चल रहा है। बहरहाल ये होटल भी अब नज़र हो जाएगा इसी सारे सिस्टम की। ज़रूरी तरक्याती बैंक हो गया, आइस्को हो गई, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हो गई, डिस्कोज, ये बहुत सारी चीज़ों की निजीकारी करने जा रही है मौजूदा हुकूमत। यानी खर्चे कम करने के बजाय खर्चे इन्होंने बढ़ाए, महंगाई कम करने की बजाय महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोज़गारी कम करने की बजाय बेरोज़गारी इन्होंने बढ़ाई, गुर्बत कम करने की बजाय आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे इन्होंने धकेल दिया और मईशत की तबाही फेर दी। तो जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं, और फोकस सिर्फ बदले पे। यानी भी मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो रही है। मुझे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है मलिक रियाज से। मलिक रियाज जैसे और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि मलिक रियाज को इस वक्त टारगेट क्यों किया जा रहा है? हालांकि मलिक रियाज के सारी हुकूमतों के साथ, सारे सियासतदानों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के एक एक आदमी के साथ हमेशा बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि वही मलिक रियाज आज सबको बुरा लगना शुरू हो गया? देखिए ना, मलिक रियाज की तरह के बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। रियल स्टेट का कारोबार अकेले मलिक रियाज ने तो नहीं किया। कुछ रियल स्टेट का कारोबार करने वाले लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, अलीम खान वगैरह। कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत के साथी हैं। धड़ाधड़ इन्होंने ऐसे रास्ते बंद किए हैं दरियाओं के और नदी नालों के कि पूरा पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूब रहा है। थोड़ी सी बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाता है, अस्पतालों के अंदर पानी जमा हो जाता है, नालों के ऊपर अस्पताल बना दिए इन्होंने पकड़ के कई लोगों ने। तो अब मलिक रियाज साहब के साथ ये क्यों हो रहा है और बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है। अगर तो ये एहतसाब हो रहा है तो ये सबका होना चाहिए था। ये एहतसाब तो DHA का भी होना चाहिए। एहतसाब तो इस बात का भी होना चाहिए कि DHA मुल्तान बनाने के लिए आमों के वो पेड़ जिनकी उम्रें जो है वो दहाइयों पर थीं, वो आमों के पेड़ जो शानदार किस्म के आम पैदा करते थे, बड़े ज़बरदस्त बागात लगे हुए थे, पूरे के पूरे बाग उजाड़ दिए इन्होंने DHA में प्लॉट बेचने के लिए। दरख्त काट के लकड़ी बेच दी और DHA में प्लॉट करने के लिए, प्लॉट बनाने के लिए सारे के सारे बाग उजाड़ दिए और वो बेच दिए। इस पे तो कभी कोई नहीं बोला।
कभी डीएचए की इंक्वायरी नहीं हुई, बाकी किसी और की इंक्वायरी नहीं हुई, किसी और रेजिडेंशियल सोसाइटी को ऐसे शिकंजे में नहीं लिया गया। मलिक रियाज को क्यों लिया जा रहा है, ज़रा इसके ऊपर आप गौर कर लें। भाई अगर करना ही है आपने तो सबके खिलाफ करें ना, एक एक आदमी को पकड़े, हर आदमी के खिलाफ पड़े। देखिए हुआ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब पिछली कई दहाइयों में मलिक रियाज के साथ काम किया तो अब क्या मौत पड़ गई सबको। ये फौजी जर्नैल रिटायर होते थे तो रिटायरमेंट से पहले मलिक रियाज साहब का जो सीवी है मलिक रियाज साहब की टेबल के ऊपर पड़ा हुआ होता था और मलिक रियाज साहब जो है वो इनको पहले से नौकरी दे देते थे। और बाज़ तो ऐसे हैं जो हाजिर सर्विस मलिक रियाज की जो है वो खिदमत करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखी है, रायगढ़ में जब शरीफ खानदान वापस आया था ना 2008 में, तो इनके रायगढ़ में बहुत सारी गाड़ियां बैरिया टाउन की खड़ी हुई थी। उन्होंने फैसिलिटेट किया था, इसी तरह शरीफ खानदान को फैसिलिटेट किया था, इसी तरह जरदारी खानदान को फैसिलिटेट किया था जब ये लोग पाकिस्तान वापस आए थे। ये बैरिया टाउन की गाड़ियां चलाते थे, उनके ड्राइवर इनके घरों में मौजूद रहते थे, ये सारे काम उनसे करवाते रहे। मलिक रियाज के साथ ये लोग खुद साथ मिलकर कारोबार करते रहे। आप जाकर लाहौर में देखें, जहां पे इत्तफाक मिल हुआ करती थी, फाउंड्री, आपको याद है ना, शरीफ खानदान की इत्तफाक फाउंड्री होती थी, पूरी की पूरी ट्रेन आती थी ठक करके सारा माल अंदर, ये बिल्कुल पटरी के ऊपर उन्होंने बनाई हुई थी। तो वो जो इत्तफाक फाउंड्री है वहां पे आप जाएं जरा लाहौर में देखें वहां क्या बना हुआ है। वहां एक पूरा कमर्शियल एरिया बना हुआ है। जो जमीन इंडस्ट्री के लिए एक्वायर की जाए उसको कमर्शियल इस्तेमाल उसका नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मलिक रियाज साहब को इन्होंने आगे लगाया और शरीफ खानदान ने उसका स्टेटस तब्दील किया और वहां पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जिसका पैसा मुबैना तौर पे शरीफ खानदान निकाल कर ले गया। अब जनाब मलिक रियाज साहब के साथ तो इन्होंने कारोबार भी किया हुआ है। जरदारी साहब के भी अच्छे ताल्लुकात, माजी में भी मलिक रियाज पे दबाव डाला था कि जरदारी के खिलाफ गवाही दे दे, उसने दी नहीं थी। और अब मलिक रियाज पे दबाव हुआ कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो। एस्टेब्लिशमेंट को मलिक रियाज से या मलिक रियाज जैसे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उन्हें होता है। बेशुमार यहां पे लगे फिरते हैं पाकिस्तान में, बेशुमार लोग ऐसे ही कारोबार कर रहे हैं, बेशुमार लोग बढ़ चढ़ के करप्शन भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र ही नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। उनकी सिर्फ नजरिया यह है कि हमारे मुताबिक काम करें सारे, या हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना बने, या हम जो चाहते हैं काम वैसे होता रहे, बाकी जो मर्जी करो, पाकिस्तान में आपको खुली छूट है। तो असल में प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी कोशिश की कि मलिक रियाज को तैयार किया जाए जरदारी के खिलाफ गवाही के लिए, वो नहीं माना उस वक्त। और अब उसी मलिक रियाज को कह रहे हैं जी इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो, वो नहीं माना। उसका एक उसूल है, वो कहता है जी मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, मेरे सबके साथ ताल्लुकात हैं। अब इस बुनियाद पे पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उसकी प्रॉपर्टियां जो हैं वो कर रही है नीलाम। तो करो नीलाम भाई, ये निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता जब तक कि आप इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप खराबी को दूर नहीं करेंगे। ये सेलेक्टिव जस्टिस करते हैं, ये कहते हैं जी फलां बंदे को चुनना है ना तो सारे रल के उसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर उसको पै जाओ, और जो जो नहीं आएगा ना वो भी हमारा दुश्मन है। ये है वो सोच जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाइयां होती है और हम देखते रहते हैं। अभी आजकल बड़े दावे आप सुन रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी नजर हो गई है करप्शन के ऊपर। भी तुम्हारा क्या काम है करप्शन से भाई? तुम होते कौन हो भाई करप्शन पकड़ने वाले? आपका काम है सिक्योरिटी का, आप जाके सिक्योरिटी करें, आपने सिक्योरिटी देनी है बस, और हुकूमत ने आपको कहना है कि सिक्योरिटी का काम करें। आपका क्या काम है करप्शन से? कारोबार सारे आप करते हैं, करप्शन के मामलात में आप पड़ जाते हैं, हुकूमत आप चलाते हैं, हुकूमत बनाते आप हैं, हुकूमत गिराते आप हैं। ये सारे काम आपके करने के नहीं है। दुनिया की फौजें ऐसे इस तरह के काम नहीं करती जो काम आप कर रहे हैं। आपका काम सिक्योरिटी का है, वो भी हुकूमत आपको बताएगी, आपने जाके वो काम करना है और वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको करनी होगी। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सूबे को जानबूझकर दीवार से लगाया जा रहा है। पंजाब में खुली छूट दी हुई है कि जो मर्जी आप करें। वहां पे एक शहजादी साहिबा को बिठाया हुआ है टिकटॉकर, और उन्होंने तबाही फेरी हुई है कि जनाब जो दिल करता है वो कर रहे हैं। पंजाब के अंदर फस्तायत का और जबर का एक बाजार गर्म किया हुआ है, और बाद में खड़े होकर कह देते हैं बड़े आराम से टिल्ला मुंह करके कि पुलिस और आईजी इंतजार करते रहे और लोग तो निकले ही नहीं। भाई लोग नहीं निकले तो एक दफा मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत देकर देख ले, और जरा थोड़ा सा फ्री हैंड दे लोगों को, फिर देखें मीनारे पाकिस्तान पे आपको लोग क्या दिखाते हैं। दमादम मस्त के अंदर तकरीबन हजारों छापे मारे लोगों के घरों पे, लोग बेचारे गद्दे तकिए लेके मस्जिदों में जाके सोते रहे गिरफ्तारियों से बचने के लिए, और ये कह रहे लोग नहीं निकले।
लोगों ने पंजाब में मार खाने के बावजूद जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की है इस मरतबा। कोई एक बहुत बड़ा ऐसा इज्तिमा मीडिया को नहीं मिला कि जहां मीडिया दिखाए जनाब ये देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम निकल आई, वो करना ही नहीं था उन्होंने तो जगह जगह रैलियां निकालनी थी, छोटे मोटे एहतजाज करने थे, लोगों को वो चार्ज कर रहे हैं। वो उस बड़े इवेंट के लिए ऐसा लगता है इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं जब वो फाइनल खेलेंगे। अभी तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच डाला हुआ है। एक सूबे के अंदर जो है वो खुली छूट दी हुई है, पंजाब में, सिंध में, और बलूचिस्तान के अंदर हालात आपके सामने हैं। वहां पे ज़मीन पे आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेवल करने से बहुत ज़्यादा वहां पे परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है, बहुत सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ता है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा को जानबूझकर न सिर्फ बदनाम किया जा रहा है बल्कि उसके हालात ख़राब किए जा रहे हैं। ये बात खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी कही है। और 2022 में रजीम चेंज के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लाया गया खैबर पख्तूनख्वा में बाय डिज़ाइन। और ये बात जनरल बाजवा के हवाले से बाकायदा क्लेम की गई कि जनरल बाजवा ने कहा था कि 3 साल तक तालिबान को अगर हम रखेंगे टीटीपी को खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई तबाह हो जाएगी। और अब वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, काबू नहीं आ रहे। बलूचिस्तान के भी हालात ख़राब है। इसमें डॉक्टर अमजद हैं, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये बड़ा बोल्ड बोलते हैं। उन्होंने इस पे सवाल एक उठाया। उन्होंने कहा जी 10 लाख फौज है और ये 5000 खवारिज हैं। ये 10 लाख की फौज ये 5000 खवारिज को बॉर्डर पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? कैसे ये 200 लोग बॉर्डर पार करके आते हैं, यानी 200 100 लोग इकट्ठे आ जाते हैं बॉर्डर पार करके। ये मावन ख़ुसूसी भी हैं, डॉक्टर अमजद और मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। इन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये सवाल उठाया और बड़ा जायज़ सवाल है कि भाई दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में कैसे आए और ये कैसे आए। ये किस्सा सारा आपको पता चल जाता है। आप मुराद सईद का जो ट्विटर अकाउंट है वो 2022 से लेकर जून 2022 से लेकर अब तक आप वो सारा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी ये खेल हुआ क्या था और ये दहशतगर्दी किस डिज़ाइन के तहत किस तरीके से पाकिस्तान में लाई गई है और इसका मकसद क्या है। अब नाज़रीन, जो टिकटॉकर हैं वो अब एक नई बस उन्होंने मुतारफ़ करवाई है, इलेक्ट्रिक ट्राम, और ये क्लेम करेंगे वो ये लेकर आई हैं। हालांकि ये आप देख लें अखबारात के अंदर बाकायदा इश्तिहारात छपे थे, खबरें छपी थी। उस्मान बुज़दार ये प्रोजेक्ट 2022 में लेकर आ रहे थे पंजाब में, लेकिन 2022 में फिर उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हो गई और ये प्रोजेक्ट रुक गया। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की जो मालियत है वो अब से तकरीबन 30% से ज़्यादा कम थी, यानी तकरीबन कोई 30 से 35% उस वक्त मालियत भी कम थी। और ये प्रोजेक्ट उस्मान बुज़दार लेकर आ रहे थे और बड़ा अच्छा डिज़ाइंड प्रोजेक्ट था, हर चीज़ इसकी हो चुकी थी। अब वही फाइल उठा के जो है वो रखी गई मोहतरमा के सामने और वो अब उसके ऊपर एक बस मंगा ली है, उसको फेर फेर के दिखा रहे हैं और उसके ऊपर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। भैया आपकी हुकूमत ही जाली है, आप वोट लेकर आए ही नहीं, लोगों ने आपको खिदमत करने का मैंडेट ही नहीं दिया, तो आप खिदमत कर ही नहीं सकते। आप जो भी करें आप है ही जाली। तो जो जाली हुकूमत है उसकी सारी कार्रवाइयाँ, सारी कारकर्दगी सब कुछ जाली है। और जाली हुकूमत होने की वजह से आज अवाम की जो दुर्गत बनी है, मुझे बताए भूखा आदमी उसको आप झूला देंगे गाड़ी में, वो पहले आपसे खाना मांगेगा। जो महंगाई के हाथों पिसा हुआ है, जिसके घर में बिजली नहीं आ रही है तो वो बिल नहीं दे पा रहा, बेरोजगारी है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है, उसको आप झूला देंगे। ये बड़े अजीबो गरीब इनके देखें ना, चीनी के अंदर पाकिस्तानियों को जितना चूना लगाया है माफिया ने मिलकर, और ये सारा माफिया सरकार के अंदर बैठा हुआ है, ये तो उसके सामने मूंगफली का दाना भी नहीं है जो पाकिस्तानियों को डाल रहे हैं बसों की सूरत में। यानी आप ये समझ लें कि पाकिस्तानियों का खून निचोड़ के तो बाद में उन्हें एक टॉफ़ी खिला देते हैं कि ये टॉफ़ी खाओ, इससे आप में एनर्जी आएगी, तो ये बटर टॉफ़ी आप खा लें, इससे आप में एनर्जी आएगी, और एक बोतल खून निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक इस वक्त सरकार कर रही है। ये मंसूबे भी पिछली हुकूमत के थे और भी दीगर मंसूबे थे। वो रूडा वाला मंसूबा भी उस्मान बुज़दार की हुकूमत का था, कुछ और मंसूबे भी उस्मान बुज़दार की हुकूमत के थे। अभी ये सिर्फ तख्तियाँ लगाने पर लगे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो लोगों की घर बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बहुत सारे मेरे पास शवाहिद आए, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना कर भेजी। लोग 2022-23 से बता रहे हैं कि भाई ये सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे और अब उन्हीं घरों को, जिन लोगों को इमरान खान साहब के दौर में दिए जा रहे थे, कई लोगों को तो कैंसिल कर दिया गया और मनपसंद लोगों को देकर अब दोबारा मशहूरी की जा रही है कि जनाब ये हमारा प्रोजेक्ट है। भाई इतनी जल्दी तो प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता। ये इमरान खान साहब के दौर के प्रोजेक्ट हैं जो मुकम्मल होने थे, कोई 2022 में, कोई 2023 में, लेकिन ये हुकूमत अब सिर्फ तख्तियां लगा रही है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी
जिसमें एक तख्ती के ऊपर दूसरी तख्ती लगाई हुई थी। एक चीज़ इमरान खान साहब के दौर में बनी हुई है, इमरान खान साहब की तख्ती लगी हुई है, उसके ऊपर लाके शहबाज शरीफ साहब की तख्ती चिपका दी गई थी। वो बंदे ने ऊपर वाली तख्ती उतार के दिखाया कि नीचे पहले ही तख्ती लगी हुई है। ये प्रोजेक्ट पहले हो चुका है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल चल रही है। नाज़रीन, ये मियाँ अबाद फ़ारूक ने दोबारा ट्वीट करके बताया कि उनके भाई को अभी कुछ पता नहीं चल रहा था उनके भाई का, और बहुत परेशानी है इस हवाले से। जो मियाँ शहजाद फ़ारूक है उसके ऊपर अब एक CCTV फुटेज आई है, उसमें देखा जा सकता है कि सादा कपड़ों में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नकाबपोश हैं। वो जाते हैं और जाकर मियाँ शहजाद फ़ारूक पे बदतरीन तशद्दुद करते हैं और उसको मारते हुए फिर ले जाते हैं। और नकाबपोशों के साथ वहाँ पे कुछ वर्दी वाले भी देखे गए, जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं वो भी वहाँ खड़े थे। ये पाकिस्तान के अंदर जुल्म है, फस्तायत है, और ये जबर पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। क्या ऐसे कोई भी मुल्क चल सकता है? इस नफ़रत के साथ एक दुकान नहीं चलती जिस नफ़रत के साथ मुल्क चलाया जा रहा है। और ये सब कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। उन्हें समझना पड़ेगा, उनका चूरन इस तरह नहीं बिकना। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिलहाल तो बाइकआउट किया हुआ है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उन सीटों के ऊपर ख़ास तौर पे जो छीनी गई हैं ज़बरदस्ती, उन पे उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पहले जीतने वाले हैं, जो डट के खड़े होने वाले हैं, ये उनके साथ ज़्यादती होगी। लेकिन हम्माद अगर अपने वालिद की सीट से खड़े होंगे और वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें कागजात जमा भी करवाए, क्योंकि ये वो वाला ज़िमनी इलेक्शन नहीं है जिसको छीना गया हो सीट को। ये वो ज़िमनी इलेक्शन है जो उनके वालिद के इंतकाल के बाद हो रहा है, तो इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब लाहौर में कैसा इलेक्शन होगा मुझे कोई कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कैसा इलेक्शन होने जा रहा है और उसका नतीजा क्या होगा। नाज़रीन, गज़ा में मैं हर दफ़ा बात करता रहता हूँ गज़ा के बारे में। हम सबको इस पे बात करते रहना चाहिए और दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए। गज़ा में जुल्म हो रहा है, वहाँ बच्चे भूखे हैं और 28,000 से ज़ायद बच्चे इस वक्त शदीद ग़ज़ाई किल्लत का और भूख का शिकार है। रोज़ाना कई ऐसे लोग